तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जो 12th केमिस्ट्री का फेवरेट क्वेश्चन 12th केमिस्ट्री के एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन जो है ना, पढ़ने वाले हैं, मोस्ट एंड महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है हमारा बेटा कोलरास का नियम। जी हाँ, कोलरास का जो नियम है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है जो हमें पढ़ना है आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो प्यारे साथियों थोड़ा सा पहले समझ लो। देखो, कोलरास का नियम जो है, इस कोलरास के नियम की सहायता से हम क्या करते हैं। तो बेटा जो कोलरास का नियम है, इसकी सहायता से हम बेटा मूलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा? मूलर चालकता। ठीक है, और बेटा मूलर चालकता जो होती है वो क्या होती है? लैम्डा एम। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ये जो मूलर चालकता शब्द है ना बेटा, ये मैं पढ़ा चुका हूं, और इस नियम की सहायता से बेटा हम मूलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मूलर चालकता है बेटा, ये मूलर चालकता हम अनंत तनुता पर ज्ञात करते हैं। किस पर ज्ञात करते हैं बेटा? अनंत तनुता पर। ठीक है, तो अनंत तनुता ये शब्द क्या होता है? अनंत तनुता जो होती है वो क्या होती है, उसको भी हमें बहुत जरूरी है जानना। तो मेरे प्यारे साथियों, अब ध्यान से सुनना। मेरे पास ये एक पात्र है बेटा, मेरे पास क्या है? ये एक पात्र है। ठीक है, अब इस पात्र में मैंने भर दिया है जल। क्या भर दिया बेटा? जल भर दिया। ठीक है, ये मैंने भर दिया इसके अंदर जल, और मैंने बेटा जो जल भरा है, उस जल का जो मात्रा है वो 1 लीटर है। केवल कितनी है बेटा? 1 लीटर। और इस 1 लीटर जल में मैंने बेटा 1 मोल, क्या बेटा? 1 मोल मैंने क्या डाल दिया? NaCl डाला। ठीक है, क्या डाला बेटा? 1 मोल मैंने क्या डाला इसके अंदर? NaCl डाला। तो अब मैंने यदि 1 मोल NaCl डाला है, तो इस जो विलयन बना, 1 मोल मैंने NaCl डाला है, तो जल में जब NaCl मिलेगा तो क्या बन जाएगा? एक विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। और इस विलयन की जो सांद्रता होगी, इस विलयन की बेटा जो सांद्रता होगी वो क्या होगी? 1 मोल पर लीटर होगी। 1 मोल पर लीटर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने 1 मोल विद्युत अपघट्य डाला 1 लीटर में, तो सांद्रता मतलब जो है वो 1 मोल पर लीटर होगी। और ये जो 1 मोल पर लीटर सांद्रता है बेटा, ये एक निश्चित सांद्रता है। कौन सी सांद्रता है बेटा? ये एक निश्चित सांद्रता है। ध्यान रखना, ये एक निश्चित सांद्रता है। ओके, और हमें बेटा जो कोलरास नियम मूलर चालकता बताता है वो अनंत तनुता पर मूलर चालकता बताता है। तो अगर बेटा इसकी हमें अनंत तनुता करनी है, अगर हमें बेटा इसकी अनंत तनुता करनी है, तो हमें जो जल है वो 1 लीटर नहीं, जल की मात्रा हमें अनंत करनी पड़ेगी। मतलब इसके अंदर हमें बहुत सारा क्या मिलाना पड़ेगा? जल मिलाना पड़ेगा। और बहुत सारा जल मिला देंगे तो ये जो तनुता है वो अनंत तनुता हो जाएगी। ठीक है, अनंत तनुता का मतलब बेटा ये होता है बहुत सारा जल मिलाना। ठीक है, तो हमें अनंत तनुता पर क्या बताता है? ये मूलर चालकता हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप इस बात को समझ गए होंगे। तो कोलरास नियम बेटा ये कहता है किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मूलर चालकता। बेटा अनंत तनुता पर मूलर चालकता, जब उस विद्युत अपघट्य में बहुत सारा जल मिला हो, 1 लीटर जल नहीं, 2 लीटर नहीं, 5 लीटर नहीं, 10 लीटर नहीं, बहुत सारा जल मिला हो। ठीक है, अगर किसी विद्युत अपघट्य में बहुत सारा जल मिला दें तो वो अनंत तनुता बन जाता है। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य, कोई भी विद्युत अपघट्य हो सकता है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो बेटा मूलर चालकता होगी, क्या होगी बेटा? मूलर चालकता होगी उस विद्युत अपघट्य की। कौन से? जिस विद्युत अपघट्य की मूलर चालकता निकाल रहे हो, उस विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर। किस पर बेटा? अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता का क्या होगी? योग होगी। और ये आयनिक चालकता क्या होती है, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूं। पहले की जो क्लासें हैं, आप रेगुलर हो तो बिल्कुल आपको पता होगा। मैंने एक पढ़ाया था विद्युत अपघटनी चालकता, और विद्युत अपघटनी चालकता में मैंने बता दिया था धनायन की चालकता क्या है और ऋणायन की चालकता क्या है। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे साथियों, विद्युत अपघटनी चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से व्यक्त करते हैं। अगर धनायन की चालकता है तो उसको हम प्लस लगा के व्यक्त करते हैं, और ऋणायन की चालकता है तो उसको हम माइनस लगा के व्यक्त करते हैं। तो अगर धनायन की चालकता कोई पूछे तो लैम्डा प्लस, और ऋणायन की कोई पूछे तो लैम्डा माइनस। और अगर मैंने बेटा बताया था, अगर इसको अनंत तनुता बताना है तो इस पे क्या लगाना है? इन्फिनिटी लगाना। ठीक है, ये इन्फिनिटी क्या बता रहा है कि ये जो अनंत तनुता पर धनायन की चालकता है
और ये अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता है। ठीक है, तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि धनायन की चालकता को हम लैम्डा प्लस से व्यक्त करते हैं और ऋणायन की चालकता को लैम्डा माइनस से व्यक्त करते हैं। और अगर ये अनंत तनुता पर है तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी लगाएंगे। ठीक है, तो ये नियम कहता है किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब मोलर चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा, लैम्डा एम से। किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा एम से। बट ये अनंत तनुता पर है तो इस पे भी क्या लगा देंगे, हम इन्फिनिटी लगा देंगे। तो जो अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी उस विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता का योग होगी। मतलब इनका यदि योग कर दें तो ये क्या प्राप्त हो जाती है, हमें मोलर चालकता हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे बेटा, यहाँ पर तो हमने क्या लिखा बेटा, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या है, लैम्डा एम इन्फिनिटी, तथा धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर क्या है, आयनिक चालकताएं आपका लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। तब इस नियम के अनुसार क्या होगा, मोलर चालकता धनायन और ऋणायन का योग है। ठीक है, तो जो मोलर चालकता है मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी है वो बेटा लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी का क्या बनने वाली है बेटा, योग बनने वाली है। तो ये आपका क्या बन गया, कोलरास का नियम, और ये कोलरास के नियम का हो गया फॉर्मूला। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कोलरास के नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो बोल देना अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर क्या बेटा, मोलर चालकता। तो आओ अब हम इसके कुछ उदाहरण आपको समझा देते हैं। तो जैसे बेटा हम NaCl के लिए क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाहते हैं। तो NaCl की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, इस NaCl के धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता का क्या होगी, योग होगी। तो इसमें पहले हम धनायन और ऋणायन निकालेंगे। तो Na पर होता है प्लस मतलब Na प्लस धनायन है, और Cl पर होता है माइनस मतलब Cl माइनस ऋणायन है। ठीक है, तो अगर इसकी मोलर चालकता निकालेंगे तो क्या लगाएंगे आप, कोलरास नियम, लैम्डा एम इन्फिनिटी किसके लिए बेटा, NaCl के लिए, क्योंकि NaCl की निकाल रहे हैं ना, तो NaCl के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी देखो ये है। फिर धनायन की चालकता, फिर ऋणायन की चालकता। तो धनायन की चालकता क्या होगी बेटा, देखो लैम्डा, अब ये प्लस नहीं लिखना, अब ये प्लस नहीं लिखना, इस प्लस की जगह लिखना है धनायन। तो इसमें धनायन क्या है, Na प्लस, तो ये है Na प्लस और ये रहा इन्फिनिटी और ये लैम्डा। ठीक है, माइनस की जगह क्या लिखना है, ऋणायन, तो ये क्या है Cl माइनस और ये रहा इन्फिनिटी। तो इसके लिए अगर लगाएंगे आप कोलरास नियम इस पर तो ये बनेगा। ठीक है, चलो दूसरा हम देखते हैं। जैसे बेटा हम H2SO4 पे लगा रहे हैं, ठीक है, H2SO4 पर, तो H पर होता है 1 प्लस, SO4 पर होता है 2 माइनस। बोलो होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो अगर इस पर हम कोलरास नियम लगाएंगे तो बेटा ये दूसरा एग्जांपल है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी किसके लिए बेटा, H2SO4 के लिए। ठीक है, तो बेटा हम एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही हम इस पर कोलरास नियम लगाएंगे तो पहले इसको वियोजित कर लेते हैं। तो ये Na प्लस में टूट जाएगा और ये Cl माइनस में टूट जाएगा। और ऐसे ही अगर इसको तोड़ेंगे तो बेटा ये कैसे टूटेगा, ये रिवर्सिबल में टूटेगा, ये यहाँ और ये यहाँ। तो H प्लस में और SO4 2 माइनस में। ठीक है, तो बट देखो SO4 तो एक ही है तो एक ही लगाएगा, बट H कितने हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ आप 2 लगा देना, क्योंकि H प्लस में टूटेगा तो ये एक ही H, बट यहाँ 2 लगा है तो यहाँ 2 लगा देना। ठीक है, तो इस पर बेटा कोलरास नियम लगाएंगे तो लैम्डा एम इन्फिनिटी H2SO4 के लिए लिख रहे हैं, तो लैम्डा, ठीक है, लैम्डा, अब प्लस की जगह हमें लिखना है H प्लस। ठीक है, अब H प्लस लिखेंगे तो सर ये 2 कहाँ लिखेंगे, फिर ये 2 वाला, ये 2 कहाँ जाएगा, तो ये 2 बेटा आगे लिखेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ तो H प्लस वाला ही लिखाएगा और ये 2 है वो आगे लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ लैम्डा माइनस वाला। ठीक है, तो ये SO4 2 माइनस और यहाँ पर इन्फिनिटी। SO4 की संख्या एक ही है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल बेटा हम दे रहे हैं CH3COOH के लिए। तो CH3COOH का विखंडन करें तो बेटा ये होता है CH3COO माइनस में और H प्लस में। ठीक है, तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। ठीक है, तो इसके लिए लगाएंगे तो बेटा लैम्डा एम इन्फिनिटी किसके लिए लिख रहे हैं बेटा आप, CH3COOH के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस का योग। ठीक है, तो प्लस वाला ये है और माइनस वाला ये है। ठीक है, तो लैम्डा H प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा CH3
सी डबल ओ माइनस इंफिनिटी, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। और अगर कोई संख्या मिल जाती है तो वो संख्या हम आगे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे चौथे उदाहरण में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये AlCl3 लिखा है, तो इसका वियोजन करेंगे तो Al पर बेटा क्या होता है 3 प्लस होता है ना, और Cl पर क्या होता है 1 माइनस होता है। बट Cl की संख्या अभी कितनी है 3, तो वो यहाँ लगाएंगे। जैसे H की संख्या 2 थी तो H के सामने लगाई थी, तो Cl की संख्या 3 है तो यहाँ आगे लगा देंगे, ठीक है। अब इस पर अगर हम लगाएंगे जो कोलरास नियम, तो लैम्डा m इंफिनिटी क्या हो जाएगा AlCl3 के लिए बराबर लैम्डा AlCl3 प्लस एक ही है ना, ठीक है। और फिर लैम्डा Cl माइनस इंफिनिटी, और इसकी संख्या कितनी है 3, तो वो संख्या हम लगाएंगे आगे। आई होप आप बहुत अच्छे से कोलरास नियम समझ गए होंगे, एग्जाम में छपता है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना प्यारे साथियों। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डियर साथियों, अब हम कोलरास नियम के जो है ना अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन जो कोलरास नियम का जब एग्जाम में आता है तो बेटा ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कोलरास नियम क्या है, इससे संबंधित 2 अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। तो कोलरास नियम आपसे पूछेगा और फिर कोलरास नियम के अनुप्रयोग पूछेगा। तो अनुप्रयोग में बेटा हमें बहुत जरूरी है उनको सीखना समझना, क्योंकि अनुप्रयोग की केवल देखो, जैसे ये अनुप्रयोग है पहला अनुप्रयोग, तो केवल हमें एग्जाम में इतना नहीं लिखना होता, ठीक है। एग्जाम में इसके अंदर भी हमें लिखना होता है, ठीक है। तो वो चीज हम कब लिख पाएंगे, जब हमें अच्छे से ये चीजें जो है ना समझ आएंगी, तब हम एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। तो भाई कोलरास नियम के हम मोस्टली 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे बेटा। कोलरास नियम के मोस्टली हम कितने अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं बेटा, 3 अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें पहला है बेटा अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मूलक चालकता ज्ञात करने में, एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है बेटा, उपयोग होता है। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, उपयोग, मतलब कोलरास नियम के उपयोग पढ़ रहे हैं। तो कोलरास नियम का सबसे पहले उपयोग कहां किया जाता है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मूलक चालकता ज्ञात करने में। जी हाँ, अगर हमें बेटा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मूलक चालकता मतलब लैम्डा m इंफिनिटी अनंत तनुता पर ज्ञात करना है, तो हम कोलरास नियम की हेल्प से कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी जो प्रोसेस है आप यहां समझो, मैं आपको बता रहा हूं, यहां आप समझो अच्छे से ध्यान से, ठीक है। सुनो बेटा, अगर हमें कोलरास नियम की सहायता से किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की, कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मूलक चालकता ज्ञात करना है, तो क्या करना है। तो बेटा इसके लिए जो है ना ये काम है, इसके लिए हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे बेटा, कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे, तो सर प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लो, तो बिल्कुल हमने ये प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लिए CH3COONA, ठीक है, HCl और ये लिया NaCl, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है। अब दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले से ही बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप शुरू से जुड़े हो, रेगुलर जुड़े हो, तो हर एक चीज आपको समझ में आती होगी, ठीक है। चलो अब ये हो गया बेटा, है ना, CH3COONA HCl NaCl, ये जो है बेटा क्या आ गया है, प्रबल विद्युत अपघट्ट आ गया। तो सर अब हमने ये प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लिया, इनका क्या करना है, तो बेटा इनका हमें क्या करना है, प्रत्येक प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मूलक चालकता ज्ञात करना है। मतलब CH3COONA की भी ज्ञात करना है, HCl की भी अनंत तनुता पर मूलक चालकता ज्ञात करना है, और NaCl है इसकी भी अनंत तनुता पर मूलक चालकता ज्ञात करना, ठीक है। ठीक है सर, हमने प्रत्येक विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मूलक चालकता ज्ञात कर ली। सर फिर क्या करना है, अब बेटा हमें क्या करना है, किन्हीं भी 2 विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो मूलक चालकता है, किन्हीं भी 2 विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर क्या है, मूलक चालकता है, उनको हमें जोड़ना है। जैसे मान के चलो इस प्रबल विद्युत अपघट्ट की और इस प्रबल विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता पर आपने मूलक चालकता निकाली है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब लैम्डा m इंफिनिटी, ठीक है, CH3COONA के लिए, ठीक है, और इसके लिए, ठीक है, लैम्डा m इंफिनिटी HCl के लिए, ठीक है। इन 2 प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता की जो मूलक चालकता है उनको जोड़ दिया। अच्छा आप क्या करेंगे, तो बेटा 2 को जोड़ना, देखो 3 लेना है, 3 में से किसी 2 की अनंत तनुता पर मूलक चालकता को आपको क्या करना है, जोड़ना है। फिर तीसरा का क्या करना है सर, तो तीसरे प्रबल विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता पर मूलक चालकता है उसको आप क्या कर दोगे, घटा दोगे,
ठीक है, तो मैंने ये क्या कर दिया, घटा दिया। देखो 2 को जोड़ दिया और तीसरे को घटा दिया। क्लियर हो गया। अब बेटा ध्यान से सुनना, इस पर तो आपका कोलरास नियम लग रहा है, इस पर तो आपका क्या लग रहा है, कोलरास नियम। तो इस पर कोलरास नियम लगा दोगे, इस पर लगा दोगे और इस पर लगा दोगे। कोलरास नियम हमने अभी आपको समझाया, अभी आपको बताया है। क्लियर है। तो ऐसे करके आप किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता निकाल सकते हो अनंत अनुता पर। ठीक है। अब उदाहरण समझना, उदाहरण। अब बेटा मैं एग्जांपल ले लिया, मान ले रहा हूं बेटा मुझे, मेरे पास एक दुर्बल विद्युत अपघट है CH3COOH। मान लिया मैंने, क्या माना मैंने, मेरे पास एक दुर्बल विद्युत अपघट है CH3COOH। इसकी मुझे अनंत तनुता पर क्या ज्ञात करना है, मोलर चालकता ज्ञात करना है। ठीक है, इस दुर्बल विद्युत अपघट की। तो इसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, इससे संबंधित जो ये विद्युत अपघट है ना, इससे संबंधित कुछ प्रबल विद्युत अपघट लूंगा। ध्यान से समझना, इससे संबंधित कुछ क्या लूंगा बेटा, प्रबल विद्युत अपघट। अब इससे संबंधित कैसा, देखो इससे संबंधित का मतलब, देखो इसमें क्या है बेटा, CH3 COO- और H+, ये हैं दो आयन है इसमें, इसके अंदर ये दो आयन है। तो इससे संबंधित का मतलब ऐसे विद्युत अपघट लेना है जिसके अंदर ये आयन हो, ये भी हो और ये भी हो। तो देखो इधर मैंने यहाँ प्रबल विद्युत अपघट लिया CH3COONA। तो देखो इसके अंदर CH3COO- है, देखो ये है, मतलब ये इससे संबंधित है। अब ये H+, तो H+ से संबंधित देखो मैंने ये लिया, देखो ये है H+, समझ रहे हैं ना। तो आपस में जो इससे जो विद्युत अपघट की आप मोलर चालकता निकाल रहे हो उससे संबंधित आपको प्रबल विद्युत अपघट लेना है। तो इसकी निकालना है, इसके लिए मैंने ये प्रबल विद्युत अपघट ले लिए। ठीक है, अब मैंने तीनों की अनंतरता पर क्या किया, मोलर चालकता ज्ञात किया। ठीक है, और फिर मैंने बेटा क्या करना है, किन्हीं दो प्रबल विद्युत अपघट की मोलर चालकता को जोड़ लिया। देखो ये जोड़ लिया और तीसरे की जो मोलर चालकता उसको मैंने घटा दिया। तो जैसे ही बेटा ये काम करूंगा तो आप जो दुर्बल विद्युत अपघट ले रहे हो इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी, मतलब CH3COOH इसकी आपको ज्ञात हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा कैसे ज्ञात होगी, तो आओ समझते हैं। तो बेटा देखो लैम्डा m इनफिनिटी CH3COONA में लगा है, HCl में लगा और NaCl में। तो यहाँ पर ये कोलरास नियम लग जाएगा, है ना, कोलरास नियम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो कोलरास नियम क्या होता है, किसी भी विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता धनायन और ऋणायन की यानी चालकता का योग होती है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसमें ऋणायन ये है, धनायन ये है, इसमें ऋणायन सॉरी धनायन ये है, ऋणायन ये है, इसमें धनायन ये है, ऋणायन ये है, लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, तो ये हो जाएगा लैम्डा, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाला भी पहले लिख सकते हो। ठीक है, तो ये Na+ है, तो लैम्डा Na+ इन्फिनिटी और प्लस लैम्डा CH3COO- इन्फिनिटी। अगर आपने जो कोलरास नियम है अच्छे से समझ लिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर अब इस पे लगा दिया, अब इस पे लगाओ, तो लैम्डा H+ इन्फिनिटी और लैम्डा Cl- इन्फिनिटी। क्लियर। ठीक है, अब ये हो गया, अब माइनस लगाओ, इस पे लगाएंगे तो बेटा लैम्डा Na+ इन्फिनिटी और यहाँ लैम्डा Cl- इन्फिनिटी। एक बार मैं देख लूं आपको ये चीजें दिख रही हैं या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं, हाँ पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान सुनना, ये जो माइनस है बेटा, अगर इस माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का, और ये भी काय का हो जाएगा, माइनस का। हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान से सुनो, इसको हटा दो, मैंने एक स्टेप को इसी में कर दिया। ठीक है, देखो पहले बेटा ये था, है ना, ये था। अब अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस वाला आयन है Na+ में, ठीक है, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, कट जाएगा। ठीक है, अब ये Cl- वाला है और यहाँ Cl+ वाला है, ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, लैम्डा m इन्फिनिटी CH3COOH इसकी मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बचा, लैम्डा CH3COO- इन्फिनिटी और ये क्या बचा, लैम्डा H+ इन्फिनिटी। तो आयनिक चालकता का योग हो जाता है तो मोलर चालकता ज्ञात हो जाती है। और देखो इसकी मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी थी और ये इसके ही आयन हैं तो इसकी ये मोलर चालकता ज्ञात हो गई। ठीक है, आपको पता है ना, कोलरास नियम में सीखा है, अगर किसी की आयनिक चालकता को जोड़ दिया जाए तो उसकी मोलर चालकता ज्ञात हो जाती है। तो देखो ये जो आयन है वो इसके ही तो है, मतलब इसकी मोलर चालकता ज्ञात हो गई। समझ आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। तो अब यहाँ जो थ्योरी लिखी आ रही है आप देखो, एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है,
तो किसी विद्युत कोलराज नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मूलक चालकता ज्ञात करने के लिए इससे संबंधित कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लिखा है। जो मैंने बोला वही चीज आ रही है लिखी, ठीक है। फिर इनकी अनंत अनुता पर मूलक चालकता ज्ञात करेंगे। फिर किन्हीं दो प्रबल विद्युत अपघट्ट की मूलक अनंत अनुता पर मूलक चालकता को जोड़कर तीसरे प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मूलक चालकता को घटा देते हैं, जिससे हमें दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मूलक चालकता प्राप्त हो जाती है। यही लिखा है, ठीक है। उदाहरण मैंने ये समझाया था। तो देखो अब यहाँ उदाहरण में हमने क्या माना CH3COOH की अनंत अनुता पर मूलक चालकता ज्ञात करना है। तो इससे संबंधित कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट जैसे ये लेके आ रहे हैं ना, ठीक है, लेते हैं और किन्हीं दो प्रबल विद्युत अपघट्ट की मूलक चालकता को जोड़कर तीसरे को घटा देंगे, जिससे CH3COOH की मूलक चालकता ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। इतनी जो थ्योरी दिख रही है नीचे वाली वो लिखकर ये एग्जांपल बता देना, ठीक है, जैसे करके बता देना, ठीक है। जो थ्योरी में लिखा हमने वही किया, कोई अलग से नहीं किया बेटा। जो थ्योरी में लिखा आ रहा है आपको वही सब किया है, वही सब हमने समझाया है और ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको ये पेपर में लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ये पेपर में लिखना पड़ेगा, ये पूरा अनुप्रयोग लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। तो पहला अनुप्रयोग होता है हमारा कंप्लीट और अब हम बढ़ते हैं दूसरे अनुप्रयोग की ओर। बेटा कोलराज का जो दूसरा अनुप्रयोग है, दूसरा उपयोग है, वो कहता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। देखो आपको ये पता है कोई भी जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है वो जल में कम घुलता है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये क्या है बेटा, एक पात्र है, मेरे पास ये क्या है, पात्र, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल, ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल, ठीक है। अगर मैं बेटा इसके अंदर नमक डाल दूं, इसके अंदर बेटा क्या डाल दूं, नमक, तो आपको पता है नमक पूरा घुल जाएगा, क्योंकि नमक है प्रबल विद्युत अपघट्ट, ठीक है। लेकिन अगर बेटा मैं इसके अंदर साबुन डालूं, कितना क्या डालूं बेटा, साबुन डालूं, तो क्या साबुन इसके अंदर, इस जल के अंदर पूरी घुलेगी? बोलो, क्या साबुन इस जल के अंदर पूरी घुलेगी? तो आप बोलोगे सर नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि भाई जो साबुन है वो एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। साबुन क्या है बेटा, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। तो भाई ये साबुन कितनी घुली? अगर मैंने इस साबुन को इसमें डाला, पूरी तो घुलेगी नहीं घुलेगी ना। तो अगर डाला है तो कितनी घुली ये साबुन, उसकी मात्रा ही वियोजन की मात्रा कहलाती है। समझ रहे हैं ना? तो कोई पदार्थ कितना घुला उसकी जो मात्रा है वो आपकी वियोजन की मात्रा कहलाती है। एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान के चलो मेरे पास एक नई साबुन है और मैं उससे नहा रहा हूं, तो मैंने पहली बार जब नहाया तो ये जो साबुन है वो कितनी घुल गई, उसकी जो मात्रा ज्ञात करना ही वियोजन की मात्रा कहलाती है। क्लियर हो गया? तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं कोलराज के नियम से। तो आओ हम समझते हैं। तो बेटा कोलराज के नियम से अगर हमें किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बेटा हमारे पास ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है CH3COOH, हमें इसी की क्या करना है बेटा, वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, हमने इस जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है इसको हमने डाला इस जल के अंदर, तो ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है इस जल के अंदर कितना वियोजित हुआ है वो मात्रा ज्ञात करना ही वियोजन की मात्रा कहलाती है। लेकिन बेटा अगर हमें ऐसा करना है तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की पहले निश्चित सांद्रता पर मूलक चालकता ज्ञात करना है। निश्चित सांद्रता का मतलब देखो, मान लो मैंने 1 मोल ये जो विद्युत अपघट्ट है 1 मोल लिया, कितना लिया बेटा 1 मोल, और इस 1 मोल विद्युत अपघट्ट को मैंने 1 लीटर जल के अंदर डाला। कितने जल के अंदर डाला बेटा, 1 लीटर जल के अंदर डाला। तो 1 लीटर जल के अंदर जब मैंने इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट को डाला तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट घुलेगा कि नहीं, और घुलेगा, और इससे जो आपकी मोलर चालकता निकलेगी वो मोलर चालकता आपको ज्ञात करना। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट का 1 मोल मात्रा लेना है और इसको 1 लीटर जल में डालना है। ठीक है, और यहां से जो मोलर चालकता निकलेगी उसको ज्ञात कर लेना है। तो ये जो मोलर चालकता होगी वो निश्चित सांद्रता वाली मोलर चालकता होगी। कौन सी चालकता होगी, निश्चित सांद्रता वाली। ठीक है,
निश्चित सांद्रता वाली। अब ये निश्चित सांद्रता वाली क्यों होगी? क्योंकि हमने अभी इसके अंदर निश्चित जल लिया, कोई अनंत जल नहीं लिया, निश्चित जल लिया। ठीक है, तो निश्चित सांद्रता वाली ये क्या होगी? मोलर चालकता, जिसको हम लैम्डा एम और यहाँ लगा देते हैं सी। सी फॉर सांद्रता, सी को कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं ना, तो ये लैम्डा एम सी से व्यक्त करेंगे निश्चित सांद्रता वाली मोलर चालकता। तो निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। फिर क्या करने वाले हैं? फिर इसके अंदर बेटा जो जल है, अब 1 लीटर नहीं, इस जल की मात्रा को हम अनंत कर देंगे। कितना कर देंगे बेटा? अनंत, मतलब बहुत सारा जल मिला देंगे, बहुत सारा। ठीक है, और बहुत सारा जल मिला के बेटा इसकी अनंत तनुता पर क्या ज्ञात करेंगे? मोलर चालकता, मतलब जो मोलर चालकता है वो लैम्डा इन्फिनिटी अनंत तनुता पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, और फिर ये दोनों मोलर चालकताएं हो जाएंगी। पहले इस दुर्बल विद्युत अपघट की निश्चित जल मिलाना है और उस पर मोलर चालकता ज्ञात करना है, जो निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता होगी। फिर इसमें बहुत सारा जल मिलाना है, मतलब अनंत तनुता पर इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है। दोनों को ज्ञात करना है। दोनों को ज्ञात करने के बाद बेटा जो लैम्डा एम सी है, मतलब निश्चित सांद्रता की जो मोलर चालकता है, और जो अनंत तनुता की जो मोलर चालकता है, इसका हम क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। और जो अनुपात होगा बेटा वो अनुपात ही वियोजन की मात्रा होगा, और इस वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से व्यक्त करेंगे। ठीक है, इस वियोजन की मात्रा को बेटा हम किससे व्यक्त करेंगे? अल्फा से व्यक्त करेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी होता है। तो आपने क्या लिखा इस थ्योरी में? क्या लिखोगे? कोलरास नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए पहले दुर्बल विद्युत अपघट की निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने किया। और फिर उसी दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। ठीक है, और दोनों का फिर क्या करेंगे? अनुपात, और ये अनुपात होगा, यही बेटा वियोजन की मात्रा होगा। ठीक है, यही क्या होगा? वियोजन की मात्रा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से व्यक्त करते हैं, और ये आपको पेपर में लिखना है, पेपर में एग्जाम में लिखना है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारे 2 अनुप्रयोग होते हैं खत्म। इसका जो तीसरा अनुप्रयोग है इसको ध्यान से समझना। तीसरा अनुप्रयोग है अल्प विलेय लवण। लवण बेटा क्या होता है? जो ना अम्ल हो ना क्षार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लवण। लवण क्या होता है? जो ना अम्ल हो ना क्षार हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लवण। और ये कह रहे हैं अल्प विलेय लवण, मतलब जो कम घुलते हैं लवण, उनकी विलेयता हम ज्ञात कर सकते हैं कोलरास नियम की सहायता से। ठीक है, अब अल्प विलेय लवण होते कौन कौन से हैं? तो बेटा जो AgCl है, जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये अल्प विलेय लवण है, मतलब अगर इसको जल में मिलाएंगे तो ये कम घुलेगा। ध्यान रखना, अल्प विलेय का मतलब जो कम घुले। ठीक है, तो इसको हम जल में मिलाएंगे तो ये कम घुलेगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट, ये भी अल्प विलेय है, मतलब इसको जल में मिलाएंगे तो ये भी कम घुलेगा। ठीक है, फिर जैसे PbSO4, देखो बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, ये जो लवण है ये ऐसे लवण हैं जिनको जल में मिलाने पर ये जल में बहुत कम मात्रा में घुलते हैं। क्लियर है? देखो ध्यान रखना, अल्प विलेय लवण, ठीक है, मतलब ये ऐसे लवण हैं जो जल में मिलाने पर जल में कम घुलते हैं। ठीक है, तो वो कितना घुले जल में? अब कम घुलते हैं, अल्प विलेय है तो कम घुलेंगे, लेकिन वो जल में कितना घुले? कम तो घुले, लेकिन कम ही कितना घुले, उसकी जो विलेयता है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। कम तो घुलते हैं लेकिन वो कितना घुले? कम तो घुलते हैं लेकिन कम के साथ वो कितना घुले, वो हम चीज ज्ञात कर सकते हैं इस नियम की सहायता से। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरे बात प्यारे साथियों बहुत अच्छे से। देखो ये है बेटा अल्प विलेय लवण, ये है अल्प विलेय लवण, ध्यान रखना अल्प विलेय है। तो अगर बेटा अगर हम इनको, ये जो अल्प विलेय है, अगर हम इनको जल के साथ मिलाएंगे, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, अगर हम इनको जल के साथ मिलाएंगे तो ये जो है वो जल के साथ कम घुलेंगे। ठीक है, अगर इनको हम जल के साथ मिलाएंगे तो ये जल के साथ कम घुलेंगे, कम घुलेंगे। अब कम घुलेंगे जल के साथ तो इन दोनों से मिलकर जो विलयन बनेगा, इन दोनों से मिलकर जो विलयन बनेगा, ध्यान रखना, इन दोनों से मिलकर जो विलयन बनेगा उस विलयन में विलेय की मात्रा फिर क्या होगी? बोलो। ये देखो ये जल है जो काय का काम करेगा बेटा? विलायक का काम करेगा। किसका काम करेगा? विलायक का काम करेगा। और ये जो इनको मिला रहे हैं तो ये किसका काम करेंगे? विलेय का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? विलेय का काम करेंगे। जब हमने इनको जल में मिलाया तो इन दोनों से मिलकर क्या बना? विलयन। तो इस विलयन में
ये कम घुले, मतलब इनकी मात्रा क्या है, कम, मतलब विलय की मात्रा क्या है, कम। अब जब विलय कम है तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन। तो ये जो विलयन बनेगा बेटा वो कौन सा विलयन बनेगा, तनु विलयन बनेगा। कौन सा विलयन बनेगा, तनु विलयन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें विलय की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि ये कम घुल रहा है। ठीक है। अच्छा, क्या इनकी मात्रा और ज्यादा हम इस विलयन के अंदर घोल सकते हैं? ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। क्या इनकी मात्रा इस विलयन के अंदर और ज्यादा घोल सकते हैं? बोलोगे आप नहीं। मैं बोलूंगा क्यों, तो आप बोलोगे क्योंकि सर ये अल्प विलय हैं, ये कम ही घुलते हैं जल में, ज्यादा इनको नहीं घोल सकते। ये कम ही जल में घुल सकते हैं, ज्यादा नहीं घोल सकते। अच्छा, ज्यादा इनको नहीं घोल सकते मतलब विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। और जब विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके तो ऐसा विलयन कौन सा विलयन होता है बेटा, संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन होता है, संतृप्त विलयन। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके वो संतृप्त विलयन कहलाता है। तो मतलब ये तनु विलयन होते हुए कौन सा विलयन बना लेता है, संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन, संतृप्त विलयन बना लेता है। एक बार फिर से सुनो ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो बेटा अभी देखो, ये बेटा क्या है, अल्प विलय लवण। अल्प विलय लवण मतलब जो जल में कम घुलते हैं। ठीक है। अगर मैं इनको जल के साथ मिलाऊंगा तो ये जल के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, एक विलयन बनाएंगे। और इस विलयन में इनकी मात्रा क्या होगी, कम, क्योंकि ये अल्प विलय है। अब इनकी मात्रा कम होगी मतलब विलय क्या होगा, कम। और जब विलय कम होगा तो ये जो विलयन है वो कौन सा विलयन होगा बेटा, तनु विलयन। क्योंकि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो तनु विलयन होता है। क्लियर, ठीक है। क्या इस विलयन के अंदर इनकी और अधिक मात्रा घोल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर नहीं, मतलब विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके वो आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये तनु विलयन होते हुए भी कौन सा विलयन बना लेता है बेटा, संतृप्त विलयन बना लेता है। और ऐसी अवस्था में बेटा जो विलयन की जो मोलर चालकता होगी, विलयन की जो क्या होगी, मोलर चालकता, वो अनंत तनुता की मोलर चालकता की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो तनु था, जो तनु पे चल रहा था काम, वही संतृप्त पे चल रहा है और वही अनंत पे चलेगा। क्योंकि ये तो अल्प विलय है, इनका कुछ भी कर लो ये नहीं घुलेंगे। तो निश्चित सांद्रता पर जो मोलर चालकता निकलेगी वो ही अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकलेगी। मतलब लैम्डा एम जो है वो लैम्डा एम इंफिनिटी के बराबर होगा। क्योंकि जल उसमें और भी मिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई भी नहीं पदार्थ बढ़ेगा घटेगा, आयन बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। तो ये जो मोलर चालकता है जो निश्चित पर आएगी वो ही अनंत पर आएगी। क्लियर है प्यारे साथियों, क्लियर है प्यारे साथियों, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा एम इंफिनिटी बराबर लैम्डा एम। किंतु बेटे प्यारे साथियों जो लैम्डा एम है इसका सूत्र मैं आपको बता चुका हूं, क्या होता है, K इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन एम। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। ठीक है, तो ये जो है वो इसके बराबर हो गया, ये जो है वो इसके बराबर हो गया। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं। एम का फॉर्मूला निकालो, एम को इधर ले जाओ। तो एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, लैम्डा एम इंफिनिटी। अब बताओ ये एम क्या है, मोलरता। एम क्या है, मोलरता, सॉरी मोलरता बोलो, एम क्या है, मोलरता। और मोलरता क्या है, मोलों की संख्या। पढ़ाया है, मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। 1 लीटर या सॉरी 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये क्या है, मोलरता। मोलरता क्या है, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या मतलब विलय की मात्रा। और विलय की मात्रा को हम विलेयता भी बोलते हैं। विलय की मात्रा को क्या बोलते हैं, विलेयता भी बोलते हैं। विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुल सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। मतलब जो मोलरता है वो बेटा विलेयता के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपकी मोलरता है मतलब जो स्मॉल एम है वो विलेयता के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, विलेयता। और विलेयता को हम किससे व्यक्त करते हैं, एस से। तो m की जगह हम क्या रख सकते हैं, m। जो m की जगह s रखेंगे तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब
अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी, और ये जो विलेयता का फॉर्मूला आ गया इससे न्यूमेरिकल होंगे। तो ये अल्प विलेय लवण की क्या आ गई बेटा, विलेयता। कैसे लिखेंगे पेपर में सर, कैसे लिखेंगे, तो सुनो, जो मैंने यहाँ थ्योरी दिख रही है, ये जो थ्योरी, यही के यही मैंने समझाया, कोई अलग नहीं समझाया, यही समझाया। तो ये थ्योरी आप देखोगे, इसके बाद जो लिखा है ना ये लिखोगे, और यहाँ से इतना आप कर लोगे, ये विलेयता का फॉर्मूला आ गया, अनुप्रयोग खत्म हो गए। 3 अनुप्रयोग थे, तीनों को समाप्त कर लिया है कोलरास नियम के साथ। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ को समझ पाए होगे, अपने दिमाग में बिठा पाए होगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।